हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 6 सितंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़े एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कॉफी के बारे में। आपको पता होगा कॉफी है जो एग्रीकल्चर में आता है और जीएस पेपर 3 में हम इसको रख सकते हैं। सेकंड देखेंगे आईपीपीबी के बारे में, यानी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के बारे में, और ये इकोनॉमिक्स का टर्म है इसलिए जीएस पेपर 3 में हम इसको देखेंगे। एंड थर्ड देखेंगे एंटी वैक्सीन मूवमेंट के बारे में। ये हमारा एक हेल्थ इशू से रिलेटेड है, यानी गवर्नेंस में हम इसको रख सकते हैं जीएस पेपर 2 के। एंड फोर्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ टॉपिक जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉफी के बारे में। आपको पता है कि इंडियन जो कोपा कॉट है इन द मानसून रीजन में, तो आप ये देख सकते हैं कॉफी का प्लांट कुछ ऐसा होता है, फिर इसको पूरी तरह से तोड़ा जाता है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर ये सारी चीज करने के बाद इसका पाउडर बनाया जाता है। चलो स्टार्ट करें। देखो न्यूज में क्या है, रीजन जो अफेक्टेड हो रहे हैं, कॉफी हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंडिया को हार्टलैंड ऑफ कॉफी का हार्टलैंड ऑफ इंडिया जिसे किसको बोला जाता है, चिकमगलूर, कुर्ग एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इस इलाके को हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से, कॉफी हार्टलैंड इंडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट जो रेन हुआ है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा 3 मंथ से, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेदर कोल्ड होने की वजह से, लैक ऑफ सनलाइट की वजह से थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। इम्पैक्ट क्या हुआ, हैवी डैमेज हुआ है कॉफी प्लांटेशन को। एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन में लॉस हुआ है, 30% का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। अब क्लाइमेट कंडीशन फॉर द कॉफी कल्टीवेशन की बात करें तो टेम्परेचर होना चाहिए कितना, रेंज अगर देखा जाए आइडियल रेंज तो 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। रैनफॉल की बात करें तो रिक्वायर्ड 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर एनुअल रैनफॉल होना चाहिए। सॉइल की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल रिच द ह्यूमस और मिनरल्स लाइक द आयरन एंड कैल्शियम होता है। क्लाइमेट की बात करें तो थ्रिप्स इन हॉट भी होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट भी होना चाहिए और सैडेड प्लांटेशन के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सैडेड प्लांटेशन। और एलिवेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल कल्टीवेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 600 से लेकर 1600 मीटर अबव द सी लेवल तक होना चाहिए। चलो, अब टॉप प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है इंडिया में हम देख सकते हैं पूरी तरह से जो 24-25 के डाटा के अनुसार है, सबसे ज्यादा ब्राजील कर रहा है। इसमें ब्राजील जो है प्रोडक्शन में देखा जाए तो 64.7 मिलियन प्रोडक्शन कर रहा है, यानी 37% अकेले पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, दूसरा बात करें वियतनाम 17% करता है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अभी हमारे यहाँ पर यानी 4% इंडिया करता है प्रोडक्शन। तो इंडिया का पोजीशन क्या है, आपका 7th पोजीशन। इंडिया का कितना है, 7th नंबर पर है पूरे कॉफी के प्रोडक्शन में। ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंडिया का जो कॉफी इंडस्ट्रीज है, आप देख सकते हो ये पूरा इलाका जो है जहाँ पर इसकी कॉफी होती है और कुछ यहाँ पर इलाका है जहाँ पर इसकी कॉफी होती है। तो चलिए हम देखते हैं। टाइप ऑफ कॉफी की बात करते हैं, अराबिका होता है और रोबोस्टा होता है। मेजर स्टेट है जो कॉफी का बेल्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कर्नाटका 70% प्रोडक्शन अकेला करता है, केरला में 20% होता है जहाँ पे वेटलैंड एंड इडुक्की इलाका में होता है, तमिलनाडु में 5% होता है, नीलगिरी हिल्स में और पुलिना और यहाँ पे इलाके में पाया जाता है। अदर में अगर आंध्र प्रदेश में भी होता है, उड़ीसा में, असम में, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट और इमर्जिंग एरिया, इस सब एरिया में थोड़ा सा कॉफी की प्रोडक्शन देखी जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर बात करें तो 70% इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशन है इटली, जर्मनी एंड बेल्जियम, रशिया एंड यूएसए में इसकी एक्सपोर्ट होती है। इंडियन कॉफी की बात करें तो हम सेट ग्रोन कॉफी या इको फ्रेंडली हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है जिसे सीबीआई बोला जाता है, तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी अंडर कॉफी एक्ट 1942 के अंतर्गत। ये स्टेचुरी बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, और ये फंक्शन क्या करता है, प्रमोशन करता है, रूरल डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल करता है, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी देता है। अगर अब बात करते हैं सेकंड आर्टिकल, वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। देखो हाल ही में पीएम ने शेयर किया एक आर्टिकल जहाँ पे इंडियन पोस्टल पेमेंट जो है बिकमिंग द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोर स्टेप बैंकिंग नेटवर्क बन चुका है। ये पीएम मोदी ने एक बात की थी। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। पेमेंट बैंक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो रिकमेंडेड बाय द नेकलेस एंड मोर कमिटमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 2014 में एज अ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक के रूप में, और इसका काम था कि प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विस के लिए। की फीचर ऑफ पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो डिपॉजिट लिमिट क्या है, तो इसमें कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट 22 लाख पर कस्टमर्स, यानी आरबीआई की जो लिमिट है उस पर है। और नो लैंडिंग है, यानी कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट, इसमें कोई लोन और क्रेडिट नहीं इशू होगा। सर्विस इसमें अलाउंस कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट हो, सेविंग एंड करेंट अकाउंट,
पेमेंट रेमिटेंस कर सकता है, डोमेस्टिक ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्रोडक्ट, और इशू कर सकते हैं एटीएम डेबिट कार्ड्स बट नॉट अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है। इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2018 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ओनर 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। लाइसेंस एज अ पेमेंट बैंक बाय आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत होता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ आईपीपीबी की बात करें तो ये लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है एज अ लास्ट माइल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.60 लाख पोस्टल ऑफिसेस हो चुके हैं। प्रोवाइड करता है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द पोस्टमैन के द्वारा, एंड ग्रामीण डाक सेवक भी है 2.5 लाख इसमें। एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द फार्मर एंड बैंकिंग, अनबैंकिंग, अंडरटेकिंग एंड हाउस होल्ड, ये सब जगह पर यहाँ पर इसको काम करे। इसलिए देखा जाए तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया में ये ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। थर्ड अगर बात करते तो एंटी वैक्सीन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो फ्लोरिडा जो प्लान है टू बिकम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू एलिमिनेट ऑल चाइल्डहुड वैक्सीन मैंडेट, ये पूरी तरह से ये प्लान कर रहा है, ये पूरी तरह से जो है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड एक्टिव वैक्सीन सेंटीमेंट के क्या क्या रीजन है। मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कॉन्स्पिरेंसी भी है, थियोरेटिकल देखा जाए तो, रिलीजियस एंड पर्सनल बिलीफ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्ट्रस्ट एंड इन द गवर्नमेंट एंड पैरासिटेमेटिकल्स कंपनी को ये ज्यादा देखा जा रहा है। सेफ्टी कंसर्ट की बात करता है, फ्रीडम एंड एटोनॉमी को भी ये दे रहा है। अब देखो एड्रेसिंग वैक्सीन इन द हेसिटेशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक एजुकेशन भी है एक प्रकार का, दूसरा ट्रांसपेरेंसी भी है, इंगेजमेंट एंड पॉलिसी, ये सारी चीज यहाँ पर एड्रेसिंग करता है वैक्सीन हेसिटेशन। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली है कि रेजिस्टेंस टू द स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन था अब कॉलोनियल एरा में, अब पोलियो का एक इरिडेक्शन दिया जाता था, आपको पता ही होगा कुछ ऐसे रीजन पे जहाँ पर ह्यूमर हो जाते थे। तो कोविड-19 जब आया तो यहाँ पर कोविड-19 में इनिशियली हेसिटेंसी थी, डाउट था, वो कोवैक्सीन ड्यू टू स्पीड ऑफ अप्रूवल एंड मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा अब मतलब अवेयरनेस नहीं थे, लोग डर रहे थे कि कोवैक्सीन ले कि कोविशील्ड ले, क्या लगवाए। तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, वहां पर हर घर दस्तक एंड जन आंदोलन चलाए गए यूजिंग द ट्रस्टेड लोकल इन्फ्लुएंस कम्युनिटी रिलीजियंस लीडर्स एंड स्ट्रॉन्ग आईटी जो था कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड कोविन प्लेटफॉर्म ट्रांसफर, ये सारी चीजें चलाया गया ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। अब प्रीलिम्स फोकस से हम देखेंगे प्रीलिम्स फोकस से क्या क्या इंपॉर्टेंस। देखो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कोऑपरेटिव फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, आपको पता होगा कि ये ऑर्गेनाइज है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विथ लक्ष्य मनरो इमामदार्स एंड नेशनल एकेडमी ऑफ कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लिनैक है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के द्वारा है। अगर बात करें टू हाईलाइट हाउ कोऑपरेटिव कैन बी सर्व एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड कलेक्टिव ग्रोथ एंड सोशल इंक्लूजन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बात करें एनसीडीसी के लिए, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इसकी स्थापना 1963 में हुई थी टू प्रमोट स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन productivity, institutionalization and post-harvest facilities and across the country. न्यू जीएसटी सिस्टम आपको पता होगा हाल ही में लागू हुआ है। तो न्यू जीएसटी काउंसिल ने ये कहा कि 56 मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि रिमेप करेंगे हम टैक्स स्ट्रक्चर को एंड प्राइमरी टू रेट सिस्टम को। इन लोग का ऑब्जेक्टिव है कि सिंप्लीफाई द इंडिया एक्सटेंड मल्टी रेट टैक्स एंड फ्रेमवर्क एंड मेक द टैक्सेशन सिंपलर फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ टैक्स की बात करें तो अंडर दिस में इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्जिस्टिंग 5 टैक्सेस स्लैब है, गुड्स सर्विसेज विल बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन स्टेट, जैसे स्लैब 1 से 5% है, स्लैब 2 में 18% रखा गया और स्पेशल स्लैब में 40%, ये 3 कैटेगरी उन्होंने जो गुड्स जो हमारे लग्जरी आइटम है उस पर 40% देना है और बाकी जो है 5%। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें नील का भी आपका रखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में जो है जो इट इज क्लासिफाइड गुड एंड सर्विसेज इनटू एसेंशियल आइटम एंड स्टैंडर्ड और लग्जरी आइटम के लिए। एसेंशियल गुड्स एंड आइटम के लिए ये वो अट्रैक्टिव जो लोअर टैक्स रेट इन पे लगाया जाएगा और जिनमें हमारा नेसेसरी सच एज फूड आइटम, बेसिक हाउस होल्ड गुड्स और एसेंशियल सर्विस के लिए भी है। स्टैंडर्ड एंड नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जैसे ये एक ऐसे आइटम है जहाँ पर हाई टैक्स रेट है, जैसे लग्जरी आइटम, डिस्क्रिशनरी गुड्स एंड हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए इस पे 40% का भी जीएसटी लगाने की बात कही गई।
सीन गुड्स की अगर हम बात करें, साइन गुड्स की, तो ये प्रोडक्ट जो है कंसीडर द हार्मफुल टू हेल्थ सोसाइटी विच इंक्लूड टोबैको हो, गुटखा हो, पान मसाला, एल्कोहल, सली, इन सब पर हायर टैक्सेस लगाए जाएंगे टू डिस्कर द करप्शन वाइल द राइजिंग द रेवेन्यू एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। अर्लियर टैक्स रेट की अगर बात करें तो अट्रैक्टिव है, ठीक है, स्टेप एक्ट जीएसटी रेट्स एंड चार्ज एट 28% प्लस एडिशनल कंपनसेशन से। करंट टैक्स रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे बर्डन हुए हैं जहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सिडरेशन दिया गया और सिंगल एक 40% के जीएसटी लगाया गया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अगर बात कीजिए, सैप बोला गया है, तो ये एक फ्यूल बायोफ्यूल यूज है जो पावर एयरक्राफ्ट करता है, दैट इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स बट विद अ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट। obtained from the non-fossil fuels है, source of the called food stocks and including the waste and product like the used cooking oil and agricultural waste and municipal solid waste। इस तरह से आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल समाप्त हुआ। आज बहुत ही कम ही एडिटोरियल आर्टिकल था, इसलिए हम कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।